हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन में आपका स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड पाश्चात्य राजनीतिक विचार का जो पेपर है उसमें आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दार्शनिक राजा का सिद्धांत। टॉपिक का नाम है दार्शनिक राजा का सिद्धांत, जिसको दार्शनिक शासक का सिद्धांत भी बोला जाता है। यूनानी दर्शन में प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उस सिद्धांत में प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में स्पष्ट लिखा है कि यूनान के अंदर नगर जो राज्य होते हैं, उन नगर राज्यों में कष्टों का जो निवारण है, वो कष्टों का निवारण तभी हो पाएगा जब एक दार्शनिक राजा का सिद्धांत लागू होगा, दार्शनिक राजा के हाथ में सत्ता होगी, तभी दार्शनिक राजा का सिद्धांत पूरी तरह लागू हो सकेगा। यानी विवेक बुद्धिमान व्यक्ति को प्लेटो इस सिद्धांत के माध्यम से शासन की सत्ता सौंपना चाहता है दार्शनिक राजा के अंदर। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत को समझाते हुए ये बताया कि दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो एक तरह से प्रमुख रूप से दो धारणाओं पर आधारित है। दो धारणाएं, प्लेटो ने दो मुख्य धारणाएं दार्शनिक राजा के सिद्धांत की बताई है, जिनके नाम है आत्मिक गुणों पर आधारित, आत्मिक गुणों पर आधारित, आत्मिक गुणों पर आधारित या आत्मिक तत्वों पर आधारित धारणा। दूसरी जो धारणा प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत में बताई है वो है सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। ये दो बातें दार्शनिक राजा के सिद्धांत को पूर्ण करती है। तो आत्मा के गुणों पर आधारित, यानी प्लेटो ने आत्मा के अंदर जो तीन गुण माने थे, जिनमें अपन पढ़ चुके हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, ये जो तीन गुण माने हैं, इन तीन गुणों के आधार पर प्लेटो ये कहता है कि दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है, अर्थात दार्शनिक गुण की अभिव्यक्ति करने वाला जो सिद्धांत है, वो गुण है विवेक। विवेक की प्रधानता दार्शनिक व्यक्ति में देखने को मिलती है और दार्शनिक बुद्धि का प्रतीक होता है। अतः इन सब पर नियंत्रण विवेक के द्वारा संभव है। तो विवेक सब पर नियंत्रण करता है। तो कहने का मतलब तीनों जो गुण हैं वो तीन प्रकार का कार्य करते हैं। साहस रक्षा संबंधी, क्षुधा उत्पादन संबंधी और विवेक बुद्धि या नियंत्रण संबंधी कार्य जो करता है, इनकी अभिव्यक्ति इन होने के कारण आत्मा के गुणों का अंश पाया जाता है। यही गुण मानव की प्रकृति में, मानव की आत्मा में देखने को मिलता है, विवेक, साहस और क्षुधा। और इन तीनों गुणों के आधार पर भी तीन वर्गों की रचना होती है। प्लेटो ये कहता है कि विवेक का गुण जो होगा वो दार्शनिक शासक में होगा, दार्शनिक शासक में, दार्शनिक शासक या वर्ग में। और साहस का जो गुण होगा, साहस का गुण होगा वो सैनिक में होगा। तो क्षुधा का जो गुण है वो उत्पादक वर्ग में होगा, उत्पादक वर्ग। तो तीन वर्ग बन गई। वर्ग भी कितने बन गए? तीन। दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तीन वर्ग होने के कारण इस प्रकार इसको बोला जाता है आत्मा के गुणों पर आधारित शासन। दूसरी बात प्लेटो ने जो बताई है दार्शनिक राजा के सिद्धांत में, सद्गुण ही ज्ञान है, जो अपने गुरु सुकरात से उसने ग्रहण की थी। सद्गुण ही ज्ञान है,
जिसमें प्लेटो ये कहता है कि व्यक्ति को सत्य की अनुभूति होनी चाहिए, व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सत्य में ही विवेक का अंश है। इस प्रकार प्लेटो ने ये माना कि सद्गुण ही ज्ञान है। मनुष्य की इच्छाएं तो केवल गौण होती हैं और उन पर विवेक प्रदान होता है। अतः प्लेटो ने ये सीखा सुकरात से कि सत्य यानी ज्ञान की अभिव्यक्ति या अनुभूति का ज्ञान या पहचान व्यक्ति को होनी चाहिए, जिसके आधार पर वो दूसरों पर शासन कर सके। तो प्लेटो ने ये माना कि ज्ञान की जो पूर्ति करने वाला जो वर्ग है वो केवल और केवल दार्शनिक वर्ग है। दार्शनिक वर्ग में ज्ञान की पूर्ति होती है या सद्गुण पाया जाता है, जिस कारण वो पूरा संचालन विवेक के अनुसार करता है। अतः प्लेटो ये कहता है कि सारी सत्ता है वो एक विवेकशील व्यक्ति के हाथ में होने से दार्शनिक राजा का जो शासन है वो राज्य के अंदर सही तरीके से संचालित होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगला बिंदु दार्शनिक शासक के प्रमुख गुण कि एक दार्शनिक जो राजा होगा, प्लेटो ने माना है कि जो दार्शनिक शासक बनेगा, राजा होगा, जिसके हाथ में पूरी सत्ता होगी, उस व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए, अर्थात किस गुण के व्यक्ति को दार्शनिक शासक बनाया जा सकता है। तो प्लेटो ने बताया कि दार्शनिक शासक के अंतर्गत अनेक गुण पाए जाते हैं, जिसमें प्लेटो ने पहला प्रधान गुण जो बताया है, अनेक गुण मानते हुए प्लेटो ये कहता है कि सबसे पहले जो प्रधान गुण माना जाए वो है विवेकवान। पहला गुण माना है विवेकवान, विवेकशील भी कह सकते हैं आप, विवेकशील होना चाहिए। दार्शनिक राजा में बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि और या विवेक के द्वारा ही व्यक्ति निर्णय कर सकता है, फैसला कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, निरंकुशता पर अंकुश लगा सकता है। ये सारी जो बातें हैं वो विवेक के द्वारा ही क्या होती है, संभव होती है। विवेक से पहचान होती है सही और गलत की। तो अतः प्लेटो ने माना कि पहला जो गुण है वो विवेकवान होना चाहिए, दार्शनिक राजा को, दार्शनिक शासन को बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा जो गुण माना है वो माना है निस्वार्थी। प्लेटो ये कहता है कि दार्शनिक जो राजा बनेगा उसमें लालच या लोभ या प्रलोभन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। वो जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से, उसे जनता की सेवा निस्वार्थ भावना पर आधारित होकर करनी चाहिए, ताकि अपना पूरा जीवन जन सेवा में लगा सके। इसलिए प्लेटो ये कहता है कि व्यक्ति को निस्वार्थी होना चाहिए, अपना समस्त जो त्याग है वो जनता की सेवा में ही करना चाहिए, खुद को प्रलोभनों से, लालच से दूर रखना चाहिए। ये जो बातें हैं वो निस्वार्थी है। तीसरा गुण माना है प्लेटो ने वो है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का मतलब ये कहता है कि प्लेटो कि अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। राजा को कभी भी भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रखने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि राजा के सामने सभी प्रकार के लोग होते हैं। तो उन लोगों को एक ही नज़र से देखते हुए अपने आप पर कंट्रोल या नियंत्रण का भाव रखना चाहिए। ये कहलाता है आत्मनियंत्रण। फिर है शांत स्वभाव। अगला जो गुण बताया वो होता है शांत स्वभाव। प्लेटो ये कहता है कि व्यक्ति जो दार्शनिक राजा बनता है उस राजा को कभी भी क्रोधी नहीं होना चाहिए। राजा अगर क्रोधी होगा तो जनता इससे क्या होगी, परेशान होगी, और राजा जनता पर अत्याचार करेगा और जनता शीघ्र ही उसके अत्याचार का जवाब देने के लिए विद्रोह करने लग जाएगी और जल्दी उसके शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए राजा का स्वभाव अगर शांत है
तो प्रजा भी शांत स्वभाव की होना चाहिए। अतः राजा को, शासक को प्रजा को संचालित करने के लिए अपना सबसे पहले जो अपनी जो नेचर है, जो अपनी प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो क्रोधी न होकर शांति प्रिय होना चाहिए, शांति प्रिय अपने आप को बनाना चाहिए। ये कहलाता है शांत स्वभाव। प्लेटो ने ये जो बातें बताई हैं, फिर प्लेटो ये कहता है इन गुणों के आधार पर कि उसको कर्तव्यनिष्ठ भी होना चाहिए। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ का मतलब राजा अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करे और सब पर समान रूप से उसको लागू करे, अपने कर्तव्य से दूर नहीं भटके, वो हमेशा ही अपनी ड्यूटी का समय पर सही पालन करे, जनता के सुख दुख का ध्यान रखे। ये सारी जो बातें हैं वो कर्तव्यनिष्ठ होती है, अपने कर्तव्य पर अडिग रहे, ये सारी जो बात है वो कर्तव्यनिष्ठ कहलाती है। फिर अगला गुण बताया है सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ, प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि राजा को सत्यवादी होना चाहिए, अर्थात राजा को सत्य का अनुसरण करना चाहिए, राजा को झूठ का या फरेब का, धोखेबाजी से हमेशा दूर रहना चाहिए और सत्यवादी होना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि सत्य में, जैसे प्लेटो ने पहले आप बताया था कि सत्य में ज्ञान की क्या होती है, अनुभूति होती है, सत्य में सद्गुण का अंश होता है। अतः राजा अगर सत्यवादी होगा तो वो सही रूप से दार्शनिक शासक माना जाएगा, सद्गुणी माना जाएगा। सत्यनिष्ठता का मतलब राजा में सद्गुण की प्राथमिकता होती है। ये होने के कारण प्लेटो राजा को सत्यनिष्ठ कहता है, जो सच का सहारा लेकर, सत्य का सहारा लेकर, सत्य में क्या होता है, अभी ज्ञान के बारे में बताया था कि सत्य में ज्ञान की प्रधानता होती है, सद्गुण का रूप होता है। अतः प्लेटो को इन दोनों गुणों को अपनाने के कारण उसको सत्यनिष्ठ बताया गया। तो प्लेटो अलग अलग रूप से इसमें गुणों की प्रधानता बताता है, जिसमें विवेकवान होना चाहिए, राजा को निस्वार्थी होना चाहिए, आत्मसंयमी होना चाहिए, आत्मनियंत्रण बोलते हैं, और शांत स्वभाव का होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। ये सारी जो बातें हैं वो दार्शनिक राजा के सिद्धांत के अंतर्गत एक दार्शनिक शासक के गुण बताएं। इन गुणों को अपनाने वाला व्यक्ति ही प्लेटो की दृष्टि में एक सच्चा दार्शनिक राजा या शासक कहलाएगा। अतः प्लेटो इन गुणों की प्रधानता जो होती है वो दार्शनिक वर्ग में मानता है। फिर इसके बाद अपन ध्यान देंगे कि प्लेटो दार्शनिक शासक के गुण जो बताता है, इन गुणों के अलावा फिर जो प्लेटो चर्चा करता है रिपब्लिक में, वो दार्शनिक राजा के कर्तव्य, प्रमुख कर्तव्य, यानी कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए भी हमने पढ़ा है, तो जिसके अंतर्गत प्रमुख कर्तव्य पढ़ाएंगे अपन। प्रमुख कर्तव्य, प्रमुख कर्तव्य कि एक राजा को कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो राजा प्लेटो ने प्रमुख रूप से जो राजा के दार्शनिक शासक के जो कर्तव्य बताए हैं, वो कर्तव्य मुख्य रूप से नंबर 1, पहला जो कर्तव्य है वो प्लेटो ये कहता है कि राजा को हमेशा अपने कार्य के लिए कर्तव्यशील, वही बात, कर्तव्यशील बनना चाहिए, कर्तव्यशील बनना, कार्य के प्रति सजग रहना, कार्य के प्रति सावधान रहना, कार्य के प्रति सतर्क रहना, ताकि जनता का ख्याल रखा जा सके। इसलिए प्लेटो ये कहता है कि एक दार्शनिक राजा का पहला जो कर्तव्य है वो है कर्तव्यशील बनना या जनता अपने कार्य के प्रति सजग या सतर्क रहना, ये कर्तव्य होता है इसमें। फिर दूसरा कर्तव्य ये होता है ईमानदार, राजा को ईमानदार होना चाहिए, शासक को ईमानदारी का गुण अपनाना चाहिए, धोखे से दूर रहना चाहिए, जालसाजी से दूर रहना चाहिए, इन दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए। ये जो बातें हैं वो ईमानदार कहलाती, ईमानदारी को अपनाना चाहिए। तीसरा है
धार्मिक जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं के प्रति, धार्मिक भावनाओं के प्रति प्लेटो ये कहता है कि राजा को कम से कम उस राजा को धार्मिक रूप से ऐसे रूप में पालन करना चाहिए जिसके अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का सही रूप से क्रियान्वित करना चाहिए। धार्मिक विश्वासों की क्रियान्विति उचित हो, ये प्लेटो इसमें के अंतर्गत मानता है कि यूनान के अंदर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग धार्मिक विश्वास माने जाते थे। तो ये सारी बातें उनका ध्यान रखना चाहिए। किसी के साथ अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का कोई उनकी नुकसान पहुंचाने वाला या जो उसके आचरण से उसको अनुचित ठहराने वाला नहीं होना चाहिए। ये सारी जो बात है वो धार्मिक विश्वासों पर आधारित बताई गई है। तो प्लेटो दार्शनिक राजा के सिद्धांत के रूप में ये जो बातें बताई थी, तो दो धारणाएं हैं, आत्मगुणों पर आधारित, सद्गुणों पर आधारित। फिर प्लेटो ने दो दार्शनिक राजा के गुण थे ये पढ़े हमने। फिर प्लेटो के द्वारा दार्शनिक राजा के बताए गए जो कर्तव्य थे वो कर्तव्य पढ़े हमने। अब ये जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो सिद्धांत एक तरह से उसकी आलोचकों के द्वारा प्रमुख आलोचनाएं की गई हैं कि आलोचक ये कहते हैं कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो प्लेटो ने दिया है वो यूनान के तात्कालीन संदर्भ में था, आधुनिक राज्यों पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, ऐसी इसकी आलोचना की जाती है आलोचकों के द्वारा। और आलोचकों ने जो प्रमुख रूप से आलोचनाएं की है दार्शनिक राजा के सिद्धांत की, वो आलोचना में हम प्रमुख बिंदु पढ़ेंगे कि कौन कौन से बिंदु उसने बताए हैं। दार्शनिक राजा के सिद्धांत के अंदर कौन कौन सी कमियां निकाली उसने। इसके अंतर्गत जो बात ये जो सामने आई है पहली कि वो होता है अत्यधिक काल्पनिक सिद्धांत, या जिसको कहते हैं कल्पना पर आधारित सिद्धांत। आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो का जो प्लेटो का जो दार्शनिक राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसमें प्लेटो ने तर्क वितर्क का ही सहारा लिया है, वास्तविकता से दूर रहा है, अर्थात इसमें कल्पनाओं का अंश ज़्यादा है, इसलिए इसको व्यवहारिक जीवन में नहीं अपनाया जा सकता। क्योंकि समाज के अंदर सभी गुणों के व्यक्ति एक साथ रहते हैं और मानव स्वभाव की जो प्रकृतियां हैं वो सर्वविदित हैं, उन प्रकृतियां सभी मानव के अंदर देखने को मिलती है। तो इस आधार पर प्लेटो ने तो उन यानी जहाँ अच्छाई भी होती है वहाँ बुराई भी होती है, तो बुराई को ध्यान न देकर अच्छाई की तरफ ध्यान दिया है उसने। तो ये कल्पना की है, सुंदर कल्पना की है एक तरह से। तो कल्पना अधिक है इसमें, वास्तविकता क्या है कम है, इस आधार पर इसकी क्या की गई है, आलोचना की गई है। और निरंकुशता का प्रतीक, दूसरी आलोचना ये कहता है, दूसरी आलोचना आलोचकों के द्वारा ये की गई है निरंकुशता का प्रतीक। आलोचक ये कहते हैं कि दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से निरंकुशता पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इसमें दार्शनिक वर्ग को ऊपर रखा गया है। और आलोचक ये कहते हैं कि दार्शनिक राजा के को सभी का नियंत्रण का स्रोत माना गया है। तो कहने का मतलब अगर ये सारे गुण या सारी सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी तो अन्य व्यक्ति उसी के अधीन और नियंत्रण रहेंगे तो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। और वो व्यक्ति जिनके हाथ में समस्त अधिकार दे दिए गए हैं, यानी दार्शनिक शासक को सारे अधिकार दिए हैं इसमें, तो एक व्यक्ति के पास जब इतने अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तो वो व्यक्ति अन्य वर्गों पर, यानी दो वर्ग बच गए, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, तो उन पर अपनी मनमर्जी कर सकता है और राज्य को गलत दिशा में ले जा सकता है, अर्थात जनता को पीड़ित कर सकता है, ऐसा आलोचकों का कहना है। तो कहने का मतलब ये निरंकुशता का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। और इसमें विरोधाभासी सिद्धांत भी बोला जाता है, इसको विरोधाभासी सिद्धांत। प्लेटो का जो सिद्धांत है
वो विरोधाभासी कहलाता है। विरोधाभासी इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो दोनों बातों को एक साथ रखता है, इस कारण इसको विरोधाभासी कहा जाता है। यानी इन वर्गों को साथ लेकर चलता है, अपने रिपब्लिक में वो रचना करता है तीनों वर्गों में, परंतु तीनों में भी फिर वो अलग से एक दार्शनिक वर्ग को अलग रख देता है। वो ये कहता है कि इसके नियंत्रण में दो वर्ग रहेंगे, अर्थात सैनिक और उत्पादक वर्ग है। तो इस प्रकार सबको एक तरफ तो क्या है, समानता के रूप में नहीं रखता है, कहने का मतलब। तो फिर अगली आलोचना इसी के आधार पर हो जाती है, अप्रजातांत्रिक सिद्धांत है। अप्रजातांत्रिक सिद्धांत, आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक को स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं और उसमें सबको बराबरी का हक होता है, सबको बराबर रखा जाता है, समान समझा जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब इसमें केवल वर्ग तो 3 बनाए गए हैं, परंतु तीनों वर्गों में तीनों वर्गों को समान नहीं रखा गया है, प्रत्येक वर्ग को स्वतंत्रता नहीं दी गई है, अर्थात इसमें दार्शनिक वर्ग को अधिक और अन्य वर्गों को कम, इस प्रकार ये भेदभाव होने के कारण अप्रजातांत्रिक कहलाता है। इसमें समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से लागू नहीं करने के कारण आलोचक ये कहते हैं कि ये सिद्धांत अप्रजातांत्रिक प्रतीत होता है। ये सारी बातें इसके अंतर्गत देखने को मिली है, परंतु इस सिद्धांत का सार रूप में महत्व भी बताया गया था कि यूनान के चिंतन में प्लेटो ने जिस संदर्भ में इसकी कल्पना की थी, आदर्श की थी, वो उस तात्कालीन समय में एक श्रेष्ठ राजा के सिद्धांत ही जरूरी था, क्योंकि वहाँ अर्ध शिक्षित अनपढ़ इन व्यक्तियों की हाथ में सत्ता जा रही थी, तो वो लोग सही तरह से फैसला नहीं ले रहे थे। तब प्लेटो ने सोचा कि उस स्थिति से एक यूनानी नगर राज्यों को सही मार्ग पर लाने के लिए, वहाँ पर समानता लाने के लिए, अर्थात एक सही दिशा लाने के लिए एक विवेकवान व्यक्ति का, बुद्धिमान व्यक्ति का होना जरूरी है। अतः प्लेटो इस सिद्धांत के माध्यम से विवेक को प्रधानता देते हुए एक ऐसे शासन का संचालन करता है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिसमें विवेक की प्रधानता हो और बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में सत्ता हो, उसकी चाबी हो, शासन का पूरा संचालन बुद्धिमान व्यक्ति ही करे, और बुद्धिमान व्यक्ति को ही वो राज करने का अधिकार देता है, शासन करने का अधिकार देता है। इस वजह से इसका नाम रख दिया गया है दार्शनिक राजा का सिद्धांत। आज के लिए इतना, धन्यवाद।